चतुर्थ गुणस्थान के समापन की ओर हम बढ़ रहे हैं। कल हमने पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा गुणस्थान एक समराइज्ड वे में मोक्षमार्ग प्रकाशक के आधार से देखा। गुणस्थान कहने की अपेक्षा कर्मों की क्या अवस्थाएं होती है और तदनुरूप जीव की क्या अवस्था होती है, वो किस गुणस्थान में पाया जाता है। सम्यक तो पाया जाता है तो कौन सा सम्यक तो पाया जाएगा, इन सब की चर्चा अपन ने कल की थी मोक्षमार्ग प्रकाशक के आधार से, पेज नंबर 333, 34, 35 बराबर। आज हमें समयसार नाटक का आस्वाद लेना है। सभी जन तैयार है? अपन सीधे विषय में जुड़ जाएंगे। पेज नंबर 378, सभी जन आ जाइए। पेज नंबर 378। ये मैं चतुर्थ गुणस्थान का टॉपिक बीच में से ही उठा रहा हूँ। स्टार्टिंग वाला जो टॉपिक है वो अपन बाद में डील करेंगे। पहले जो अपना क्रिटिकल टॉपिक है, थोड़ा टेक्निकल टॉपिक है, उसको पहले डील करेंगे। उसके बाद में पहले का चतुर्थ गुणस्थान का पहले का जो टॉपिक है वो थोड़ा आसान वाला है, वो चरणानुयोग पर रखे। आ गए सभी जन 378 पर। छंद नंबर 40। देखिए क्या कह रहे हैं 40वें छंद में। छंद पढ़ते हैं, दोहा छंद है। प्रकृति सात अब मोह की, कहूँ जिनागम जोय, जिनको उदय निवारिके, सम्यक दर्शन होय। क्या कह रहे हैं? पहले तो टाइटल देखिए, मोहनीय कर्म की 7 प्रकृतियों के अनुदय से सम्यक दर्शन प्रकट होता है। ओके, सिंपल है ये। अनुदय मतलब सब कुछ लगा लेना। क्षय भी हो सकता है, उनके क्षयोपशम रूप अवस्था भी हो सकती है, या उपशम रूप अवस्था भी हो सकती है, किसी भी प्रकार से ले लेना, ठीक है। उसके द्वारा सम्यक तो प्रकट होता है। अब अर्थ करते हैं। प्रकृति 7 अब मोह की, मोह की 7 प्रकृतियां। 7 प्रकृतियां, 7 कैसे? हमने तो मोह की 28 प्रकृतियां सुन रखी है, 7 कैसे? बोलिए। राइट, दर्शन मोह की 3, अनंत अनुबंधी की 4, मिलकर के 7 हो गए, ठीक है। देखिए सम्यक्तों का टॉपिक जब चलेगा ना, उस समय में यूजुअली आपको इन 7 प्रकृतियों की ही विशेष चर्चा मिलेगी। इसलिए 7, कहीं कहीं 7 में चर्चा चलती है, कहीं कहीं पर एब्सोल्युटली 3 में ही चर्चा चलती है। कल अपन ने देखा था ना, 3 या 1 प्रकृति का उपशम। तो दर्शन मोह की अपेक्षा से ही बात करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि पहले 4 गुणस्थानों का विभाजन दर्शन मोह की अपेक्षा किया गया है, इसलिए मुख्यता से उन्हीं का कथन पाया जाएगा, ठीक है। देखिए, प्रकृति 7 अब मोह की, कहूँ जिनागम जोई। मैं 7 प्रकृतियों को कहूंगा, कैसे? जिनागम को जोई, जिनागम को देखकर, ठीक है। अपनी मनगढ़ंत कुछ नहीं कहूंगा। पय कछु कहू कहीं मुनि यथा, लखी बुध जन की भांक, केवली सुध केवली भणिदम। ये सब बातें यहाँ पर घटित होगी। अपनी मनगढ़ंत कुछ बात नहीं है, जो ऊपर से बात आई है, विद्वान परंपरा से, आचार्य परंपरा से बात आई है, उसी को मैं आपको आगे फॉरवर्ड कर रहा हूँ। जिनको उदय निवारी के सम्यक दर्शन हो, और उनके अगर अनुदय पाया जाएगा, उदय नहीं होगा तो सम्यक दर्शन प्रकट हो जाएगा, ठीक है। सिंपल है। आगे बढ़ते हैं। 41वां श्लोक छंद। सवैया 31 है। चारित मोह की चारि मिथ्यात की, तीनता में प्रथम प्रकृति, अनंतानुबंधी कोहनी, बीजी महामान रस बीजी महामान रस, बीजी माया मई तीजी, चौथी महालोभ दशा परिग्रह पोहनी, पांचही मिथ्यात मति, छठी मिश्र परिणति, सातही समय प्रकृति समकित मोहनी, एई षट विगवनी तासी, एक कुतियासी, सातो मोह प्रकृति कहावे सत्तारोहनी। देखिए 7 प्रकृतियों के नाम ले रहे हैं।
चारित मोह की चारी मिथ्यात्व की तीनता में। पहली लाइन सिंपल है, चारित्र मोह की चार और मिथ्यात्व। मिथ्यात्व मतलब क्या? मिथ्यात्व मतलब क्या? मिथ्यात्व की तीन। मिथ्यात्व की तीन कैसे? मिथ्यात्व की तो एक प्रकृति होती है। एक का खंड तोड़ के तीन टुकड़े हो गए। हाँ, आप ऐसा समझिए या इस रूप से अर्थ लीजिए, एक है पिता और एक है सबसे बड़ा पुत्र। तो सबसे बड़ा पुत्र पिता के बराबर ही होता है, बराबर। इसीलिए उनका नाम इंटरचेंजेबली लिया जाता है। आप ऐसी परंपरा ये टोडरमल जी के शब्दों में भी देख पाएंगे। टोडरमल जी बराबर से मिथ्यात्व, मिथ्यात्व कहते हैं। मिथ्यात्व की तीन प्रकृतियां, मिथ्यात्व की एक प्रकृति। तो मिथ्यात्व मतलब दर्शन मोह कहना चाह रहे हैं, ठीक है। चारित मोह की चारी मिथ्यात्व की तीनता में, प्रथम प्रकृति अनंतानुबंधी कोहनी। पहली अनंतानुबंधी कोहनी, कोह क्रोध, ठीक है। अनंतानुबंधी क्रोध जानना पहली। बीजी महामान रस भीजी माया मई तीजी। दूसरा कह रहे हैं महामान, कैसा है वो कैसा है? मान रूपी रस में भीगा हुआ। अनंतानुबंधी कैसा है? अनंतानुबंधी मान, मान रूपी कषाय में भीगी हुई, डूबी हुई, पागी हुई। मायामयी तीजी, अब माया रूपी तीसरी जानना। चौथी महालोभ दशा परिग्रह पोहनी, और चौथी महालोभ प्रकृति है जो परिग्रह पोहनी। पोहनी मतलब उसको पुष्ट करती है, परिग्रह को पुष्ट करती है। पांचवी मिथ्यात्मति, छठी मिश्र परिणति। पांचवी मिथ्यात्व, छठवीं मिश्र। सातवी समय प्रकृति समकित मोहनी। सातवीं प्रकृति समकित्व है, सम्यक्त्व है, ठीक है। एई षट विगवनितासी एक कुतियासी। इनमें से 6 विगवनितासी। विगवनिता मतलब व्याघ्रिणी, विगवनिता मतलब व्याघ्रिणी, और एक कुतियासी। कुतिया मतलब फीमेल जेंडर ऑफ डॉग, कुकरी, बिच जिसे कहते हैं, ठीक है। तो 6 को व्याघ्रिणी क्यों कहा? क्योंकि भाई साहब वो तो, बोलिए कोई बात को पूरी करेगा। उनको 6 प्रकृतियों को व्याघ्रिणी क्यों कहा? और सम्यक तो प्रकृति जो एक है उसको कुतिया क्यों कहा? क्योंकि ये 6 प्रकृतियां सर्वघाती प्रकृतियां है, और देशघाती प्रकृति ये सम्यक तो प्रकृति है, ठीक है। और सम्यक तो प्रकृति के उदय रहते हमारे चौथे गुण स्थान में कोई आंच नहीं आने वाली है। हाँ, भले भले ही उसको लेकर के कुछ हद तक वो चलमल अगाड़ दोष पाया जाता है, मलिनता पाई जाती है, परंतु चौथे गुण स्थान में तो कोई दिक्कत नहीं आती है ना, नहीं आती है, ठीक है। तो इतनी कुतिया इतनी तकलीफ नहीं देती है, बट व्याघ्रिणी क्या करेगी? चीर फाड़ करके खा जाएगी, बराबर है। उसी प्रकार ये 6 प्रकृतियां हैं, कौन सी? 4 अनंतानुबंधी की, मिथ्यात्व और मिश्र प्रकृति। ये हमारे सम्यक्तों को चीर करके फाड़ के खा जाएंगे, सम्यक तो बनाए नहीं रहने देंगे। मैं सम्यक तो प्रकृति के उदय में ऐसा नहीं होना है। और सातों मोह प्रकृति कहावे सत्तारोहणी। इस प्रकार ये सातों प्रकृतियां सम्यक्तों के सद्भाव को रोकती है, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा टेक्निकल टॉपिक चालू होगा, उपयोग अच्छे से देना। पहले मैं आपको एक बैकग्राउंड दूंगा, अंडरस्टैंडिंग दूंगा सब्जेक्ट की, फिर अपन छंद में प्रवेश करेंगे। तो छंद आपको मक्खन की तरह जाएंगे, ठीक है। पहले 1-2 छंद पढ़ लेते हैं, फिर जब आवश्यक होगा मैं अर्थ भी बताऊंगा आपको। नहीं, चलिए पहले ही बता देता हूं, फिर अपन छंद में प्रवेश करते हैं। देखिए, ये नोट कीजिए, ये इंपॉर्टेंट बातें हैं। आपको ग्रंथों में कई जगह पर ऐसा मिलेगा कि क्षयक्षम सम्यक्त्व में अनंतानुबंधी का, मिथ्यात्व का, सम्यक मिथ्यात्व का क्षय हो गया। क्षयक्षम सम्यक्त्व में 6 प्रकृतियों का क्षय पाया जाता है,
और सम्यक तो प्रकृति का उपशम पाया जाता है। अब ये सुनने में बड़ी अटपटी लगती है। कैसे? वास्तव में अपन क्या समझते हैं? क्षयोपशम में होता क्या है? 6 प्रकृतियों का क्या होता है? थोड़ा सा भी एक्टिव रहिए, मैं उत्तर अपेक्षित रखता हूं। आगे बोलिए। बट देखिए, मेरा प्रश्न ऐसा है कि 6 प्रकृतियों का क्षय कहा है और सम्यक तो प्रकृति का उदय कहा है, सॉरी उपशम कहा है, एक्सट्रीमली सॉरी, उपशम कहा है। अब अर्थ कैसे बनाएंगे आप? यूजुअली अपन क्या समझते हैं? सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय और उन्हीं का सदवस्थारूप उपशम, बराबर। उदयाभावी क्षय और सदवस्थारूप उपशम समझते हैं। बट लिखा क्या मिलेगा? उनका क्षय होता है और सम्यक तो प्रकृति का उदय। उदय कहना चाहिए था ना, इन्होंने उपशम कैसे कह दिया? प्रश्न बराबर यहीं पर आकर अटक जाता है। तो साधर्मियों, हमें ये ऐसा समझना चाहिए, क्षयोपशम ध्यान से समझना। हाँ, सिर्फ क्षयोपशम के प्रकरण में, क्षयोपशम सम्यक्तों के प्रकरण में क्षय जहां जहां भी मिलेगा, क्षय यह शब्द जहां जहां भी मिलेगा, वो समझना क्या उदयाभावी क्षय की तरफ संकेत कर रहे हैं। उपशम जहां जहां भी मिलेगा, किसका उपशम? 6 प्रकृतियों का उपशम। जहां जहां भी उपशम मिलेगा, उनका उपशम मतलब सदवस्थारूप उपशम या अप्रशस्त उपशम समझना। और कहीं आपको सम्यक तो प्रकृति का उपशम अगर पढ़ने मिले, फिर से सम्यक तो प्रकृति का उपशम ऐसी लाइन पढ़ने मिले, तो समझना सम्यक तो प्रकृति के सर्वघाती स्पर्धकों का उपशम। कितने जन फॉलो कर रहे हैं? मैं बस जानना चाहता हूं कितने जनों ने ये 3 बातें फॉलो की। रिपीट करना है? फिर से एक बार रिपीट करते हैं। देखिए, मैं क्या कह रहा हूं, क्षयोपशम सम्यक्तों के प्रकरण में ना कई सारे अलग अलग शब्दों का प्रयोग किया जाता है। शब्द गलत नहीं है, गलती से उनका इंटरप्रिटेशन हो जाता है, उनका अर्थ गलत लिया जाता है। तो हमको अर्थ गलत नहीं लेना है, सही अर्थ कैसे लेना है ये मैं आपको बता रहा हूं। किस प्रकरण में? मैं फिर से दोहरा रहा हूं, क्षयोपशमिक सम्यक्तों के प्रकरण में। ठीक है, देखिए, 6 प्रकृतियों का क्षय ऐसा अगर कहीं लिखा मिले, तो समझना उनके उदयाभावी क्षय की चर्चा कर रहे हैं। छह प्रकृतियों का क्षय मिले तो समझना उदयाभावी क्षय की चर्चा चल रही है। अगर 6 प्रकृतियों के उपशम की चर्चा मिले तो समझना उनका अप्रशस्त उपशम पाया जाता है, या सदवस्था रूप उपशम कह लीजिए, दोनों एक अर्थवाची है। और अगर कहीं आपको सम्यक तो प्रकृति का उपशम ऐसा पढ़ने मिले तो समझना सम्यक तो प्रकृति के सर्वघाती स्पर्धकों का उपशम। कितने जनों ने 3 बातें फॉलो की? सबके हाँ सुनने चाहता हूं मैं। एक सब, मुझे 5 हाँ चाहिए। हाँ, उसके बिना मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। हाँ, थर्ड वाला फिर से। सम्यक तो प्रकृति के केस में ऐसा मिलता है, सम्यक तो प्रकृति का उपशम, सम्यक तो प्रकृति का उपशम, तो समझना सम्यक तो प्रकृति के सर्वघाती स्पर्धकों का उपशम, सम्यक तो प्रकृति के सर्वघाती स्पर्धकों का उपशम। ओके, ये 5 हाँ आए नहीं, एक ही हाँ आया है अभी तक। 2 3 4। कल्पना जी आप रह गए हैं।
शायद आवाज़ नहीं पहुंच रही है वहाँ तक, कोई प्रॉब्लम नहीं, चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। होप उनको समझ में आया होगा। किसी को यहाँ तक कोई शंका नहीं है, ठीक है। अब अपन छंद पढ़ते हैं। ये तो मैंने आपको बैकग्राउंड दे दिया, क्या इंटरप्रिटेशन करना है, अब छंद पढ़िए। छंद नंबर है 42, ठीक है। छप्पय छंद है, पढ़ेंगे सभी जन। सात प्रकृति, पढ़ रहे हैं भैया जी? क्या कहा? कहाँ से पढ़ रहे हैं? ये समय सार नाटक, पेज नंबर 379, छंद नंबर 42। पेज नंबर 379। चलिए मैं छंद पढ़ता हूं तब तक। छप्पय छंद है। सात प्रकृति उपसम ही जासु सो उपसम मंडित, सात प्रकृति छय करन हार छाई की अखंडित, सात माहि कछु खपे कछुक उपसम करि रखे, सो छय उपसमवंत मिश्र सम किस रस रखे, षट प्रकृति उपसमय वा खपे अथवा छय उपसम करे, सातई प्रकृति जाके उदय, सो वेदक समकित धरे। अच्छा, अब इसका भी अर्थ समझने से पहले मैं आपसे एक बात रिवाइज करवा के लेना चाहता हूं। सम्यक्तों को क्षायब शमिक सम्यक्त्व किस अपेक्षा से कहा जाता है और वेदक सम्यक्त्व किस अपेक्षा से कहा जाता है? बोलिए, बिना देखे मैं सुनना चाहूंगा। क्षायब शम सम्यक्त्व किस अपेक्षा कहेंगे और वेदक सम्यक्त्व किस अपेक्षा कहेंगे? वेदक जन्म लगा दो उसकी अपेक्षा। थोड़ा पास में है, पास में मतलब उत्तर के थोड़ा आप आगे बढ़ गए, थोड़ा सा पीछे आना पड़ेगा, इस अपेक्षा से पास में है। कोई नहीं बताएगा? अरे कल ही पढ़ा है अपन ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में। जब अपन सम्यक्त्व प्रकृति के उदय की अपेक्षा बात करते हैं तो कहा जाएगा वेदक सम्यक्त्व, और जब 6 प्रकृतियों के उपशम की तरफ से, सदावस्था रूप उपशम की तरफ से बात करते हैं, तब अपन कहेंगे उपशम और उदयाभावी क्षय, तब अपन कहेंगे ये क्षायब शमिक सम्यक्त्व है। बस अपेक्षा भेद है, अर्थ तो दोनों एक ही है। ठीक है, कितने जनों को समझ में आया ये दोनों बातें? अरे हाँ ना, कुछ तो बोलिए। मेरी आवाज आ रही है? वेदक सम्यक और छाया प्रकृति की अपेक्षा छाया समी सम्यक। बराबर बराबर। मेरी आवाज आ रही है बराबर से? कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। ठीक, चलिए अभी अपन इसका अर्थ करते हैं। सात प्रकृति उपसम ही जासुसो उपसम मंडित, अपन अर्थ ही पढ़ते सीधा। जो ऊपर कही हुई सातों प्रकृतियों को उपशम आता है वह औपशमिक सम्यक दृष्टि। 7 प्रकृतियों का उपशम किया, औपशमिक सम्यक दृष्टि, सिंपल। सातों प्रकृतियों का क्षय करने वाला क्षयिक सम्यक दृष्टि है, वह सम्यक्त्व कभी नष्ट नहीं होता, ये भी सिंपल है। 7 प्रकृतियों में से कुछ क्षय हो और कुछ उपशम हो, वह क्षयोपशम सम्यक्त्व है, उसे सम्यक्त्व का मिश्र रूप स्वाद मिलता है। 6 प्रकृतियों का उपशम हो व क्षय हो, अथवा कोई क्षय और कोई उपशम हो, केवल 7वीं प्रकृति सम्यक्त्व मोहनीय का उदय हो, वह वेदक सम्यक्त्वधारी है, सम्यक्त्वधारी होता है। देखिए, इन्होंने क्षायब शमिक सम्यक्त्व और वेदक सम्यक्त्व को थोड़ा अलग करके दिखाया है, ठीक है। क्षायब शमिक सम्यक्त्व किसे कह रहे हैं कि क्षायब शमिक सम्यक्त्व में 7 प्रकृतियों में से किसी का उपशम हो और किसी का क्षय हो तो अपन कहेंगे क्षायब शमिक सम्यक्त्व।
थोड़ी सी नई अपेक्षा मिलेगी। हाँ, अच्छे से समझना, क्योंकि जब आप स्व अध्ययन के रूप में समयसार नाटक लेंगे तब आप इस पॉइंट पर आकर के ज़रूर अड़ेंगे, और मैं नहीं चाहता कि आप उस पॉइंट पर अड़े जब आपके पास कोई चर्चा करने के लिए ना हो। तो अभी क्लियर कर ले वे, बाद में दिक्कत नहीं होगी। देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ पर, क्षयोपशम सम्यक्त्व और वेदक सम्यक्त्व, इनको थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करके दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, अपेक्षा भेद है। क्षयपशमिक सम्यक्त्व कौन, तो कह रहे हैं जो 7 प्रकृतियां हैं ना, उन 7 प्रकृतियों में से किसी का क्षय और किसी का उपशम, सो क्षयपशमिक सम्यक्त्व। अब एक सिंपल बात है, जिन जिन प्रकृतियों का उदयाभावी क्षय कहेंगे उन समस्त प्रकृतियों का सदवस्था रूप उपशम होगा या नहीं होगा, मतलब सम्यक्त्व की अपेक्षा बात कर रहा हूँ। 6 प्रकृतियों का अगर उदयाभावी क्षय कह रहे हैं तो उनका सदवस्था रूप उपशम होगा या नहीं होगा, इसका जवाब दीजिए मुझे। छह प्रकृतियों का अगर अपन उदयाभावी क्षय कह रहे हैं तो उनका सदवस्थारूप उपशम होगा या नहीं होगा? यस सर। होगा, बराबर। बट बस एक अपेक्षा भेद के रूप में इन्होंने ऐसा कह दिया कि कुछ प्रकृतियों का क्षय, कुछ प्रकृतियों का उपशम, सो क्षयोपशम सम्यक्त्व। ठीक है। अब दूसरा कह रहे हैं वेदक सम्यक्त्व। वेदक सम्यक्त्व में कैसे कह रहे हैं, जो 6 प्रकृतियां हैं ना, या तो उनका पूरा उपशम हो, या तो उनका पूरा क्षय हो, या किसी का उपशम या किसी का क्षय। 3 कंडीशन कह रहे हैं, 3 सब कंडीशन कह रहे हैं। ठीक है। सब कंडीशन नंबर 1, 6 प्रकृतियों का उपशम। सब कंडीशन नंबर 2, या तो 6 प्रकृतियों का क्षय हो, और तीसरी कंडीशन किसी का क्षय हो किसी का उपशम हो। ये तो पहला पार्ट हो गया। पार्ट टू ये है सम्यक्त्व प्रकृति का उदय, सो मिलकर के बन जाएगा वेदक सम्यक्त्व। इन 3 में से कोई भी एक आ जाए और यहां से एक सम्यक्त्व प्रकृति ही आएगी, सम्यक्त्व प्रकृति का उदय मिलकर के बन जाएगा वेदक सम्यक्त्व। कितने जनों ने फॉलो किया? ये थोड़ा सा रैपिडली जवाब दीजिए। हाँ, सिर्फ एक जन को समझ में आया? देखो, सम्यक प्रकृति का उदय, राइट, बट फर्स्ट वाले में जो इट कैन बी एनीथिंग ना सर, मतलब मिश्र सम्यक भी हो सकता है ना सर। क्या मिश्र सम्यक्त्व? अवस्था। तो मिश्र सम्यक्त्व की तो बात चल रही है। ओके 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 ओके, अब कंफ्यूज मत होइए, ये मिश्र सम्यक्त्व ही की बात चल रही है, उसी में ये सब कंडीशंस पाए जाते हैं, मतलब ऐसे वेरिएशंस पाए जाते हैं। ठीक है, ये सर। ओके। अब अपन अगला छंद पढ़ेंगे, अगले छंद में और बातें खुलती जाएंगी। ठीक है। अब यहाँ पर सम्यक्त्व के 9 भेदों का वर्णन करते हैं। दोहा छंद है 43 नंबर का, सभी जन पढ़ेंगे। क्षय उपशम वर्ते त्रिविध वेदक 4 प्रकार, छायक उपशम जुगलय जुत नौधा समकित धार। कह रहे हैं सम्यक्त्व के 9 भेद कैसे बनते हैं। कह रहे हैं क्षय उपशम वर्ते त्रिविधि, क्षयोपशमिक सम्यक्त्व के 3 भेद, वेदक 4 प्रकार, वेदक सम्यक्त्व के 4 प्रकार। काउंट करते जाइए टोटल भी। क्षायक उपशम जुगल जुत, क्षायिक एक है क्षायिक और एक है उपशम। नौधा समकित धार, 9 प्रकार के सम्यक्त्व हो गए टोटल। हो रहे हैं क्या? 3 4 1 1, ऐसे 9 प्रकार के सम्यक्त्व यहाँ पर गिना रहे हैं। अब एक एक का स्वरूप चालू करेंगे। ये क्षयोपशम सम्यक्त्व के 3 भेदों का वर्णन, एक क्षयोपशम सम्यक्त्व की चर्चा करेंगे, एक वेदक सम्यक्त्व की चर्चा करेंगे, क्षयिक और उपशम सम्यक्त्व की, दोनों सम्यक्त्वों की एक क्षण में चर्चा करेंगे। ठीक है, उपयोग दीजिए।
अर्थ मैं आपसे पूछूंगा कि मैंने आपको जो बेस बनाया था ना, वो 3 अर्थ दिए थे आपको, क्या प्रकरण आए तो क्या अर्थ लेना, बस उसका एप्लीकेशन अब लगने वाला है। ये अर्थ मैं नहीं बताऊंगा, ये अर्थ आप ही बताएंगे उस टेबल को याद करते हुए, ठीक है। पढ़िए 44 नंबर का छंद। चारि खिपै त्रय उपसमय, पन छय उपसम दोय, छय षट उपसम एकयो, छय उपसम त्रिक होय। कह रहे हैं 4 का क्षय और 3 का उपशम, ये पहला भेद। दूसरा भेद 5 का क्षय और 2 का उपशम, दूसरा भेद। तीसरा भेद 6 का क्षय और 1 का उपशम, ये तीसरा भेद। देखिए देखिए, क्षय की मात्रा बढ़ाते जा रहे हैं, उपशम की मात्रा घटाते जा रहे हैं। स्टार्टिंग कहां से की? 4 3 से की। 4 का क्षय, 3 का उपशम। अब 4 कौन सी है? विचार पूर्वक बताइए, 4 कौन सी होंगी जिनका क्षय कह रहे हैं? चार कौन सी प्रकृतियां कह रहे हैं क्षय संबंधी? बहुत बढ़िया, अनंतानुबंधी की 4 और 3 का उपशम, मतलब दर्शन मोह की 3 का उपशम, ठीक है। ये पहली अपेक्षा होगी। दूसरी अपेक्षा 5 प्रकृतियों का क्षय और 2 का उपशम। क्षय का 1 1 बढ़ाते जाइए, उपशम में 1 1 घटाते जाइए। और तीसरी अपेक्षा है 6 का क्षय, 1 का उपशम। अब बताइए क्या बात है ये? इसका अर्थ आप मुझे घटित करके बताएंगे। विचार कीजिए और उत्तर दीजिए। ये 5 का क्षय यानी अनंतानुबंधी और चौकड़ी और मां विख्यातों का बराबर। और 2 का उपशम मतलब मिश्र मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति का उपशम। अरे ये तो अर्थ नीचे दिया हुआ है, मैं इसका इंटरप्रिटेशन पूछ रहा हूं कि इसको अर्थ, इसको इंटरप्रेट कैसे करेंगे, समझेंगे कैसे? चलिए मैं ही बताता हूं। देखिए 4 का क्षय कह रहे हैं, 3 का उपशम। 4 का क्षय करते हैं, क्षय मतलब क्या? आप ही अब उत्तर देंगे, मैं सिर्फ आपसे बस बुलवाऊंगा। 4 का क्षय मतलब क्या लेना? बहुत बढ़िया। और 3 का उपशम, उपशम मतलब क्या लेना? अवस्था रूप उपशम। पार्शियली करेक्ट, अटक गए सभी जन। 3, हाँ बहुत बढ़िया। मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व के लिए सदवस्था रूप उपशम लगाना, और सम्यक तो प्रकृति के लिए सर्वघाती स्पर्धकों का उपशम लगाना। इस प्रकार से 3 का उपशम कह रहे हैं, ठीक है। ये पहली अपेक्षा। अब मुझे दूसरी और तीसरी अपेक्षा आप ही बताइए। अब तो बहुत सिंपल हो गई। अब तो बोलिए, क्या बात है, आज मूड में नहीं है चर्चा के? ये सभी जन संडे मोड में गए होंगे तो फिर से आ जाइए। हाँ, संडे मोड अब खत्म होने को है। हाँ, संडे अब खत्म होने को है, सिर्फ 3.5 घंटे बचे हैं। आज के चाय में भी यही आएगा। क्या लेंगे? दुधिया भाभी चाय, 5 प्रकृति और दुधिया भाभी चाय, बराबर। और 2 प्रकृतियों का सदवस्था रूप उपशम या अप्रशस्त उपशम। सर्वघाती स्पर्धकों का। हाँ, अरे आप इस बात का बिल्कुल ध्यान रखिए, ये जो 3 2 1 कह रहे हैं ना, इसमें अपना सम्यक तो प्रकृति भी है, तो सम्यक तो प्रकृति को अलग से ट्रीट करना है, उसकी ट्रीटमेंट अलग से होगी, ठीक है। वो स्पेशल है, तो स्पेशल है तो उसका उपशम मतलब उसके सर्वघाती स्पर्धकों का उपशम।
सर्वघाती रूप से उपशमित है, देशघाती रूप से उदय में आ रहा है, ठीक है। और 6 का क्षय, 1 का उपशम, सिंपल है। 4 अनंतानुबंधी की मिथ्यात्व और मिश्र प्रकृति, इनका उदयाभावी क्षय, और बोलिए 1 का उपशम माने सम्यक्त्व प्रकृति के सर्वघाती स्पर्धकों का उपशम, देशघाती स्पर्धकों का तो उदय चल रहा है, ठीक है। कितने जनों को समझ में आया शायब शमिक सम्यक्त्व के 3 भेद कैसे निकाले हैं? नहीं समझ में आया शायद किसी को। एक बारी और कीजिए, सर्वघाती देशघाती में ना थोड़ा सा अंतर हो जाता है। देखिए मतलब स्पेसिफिकली आप क्या समझना चाह रहे हैं? मुझे पूरा प्रकरण फिर से सुनना चाह रहे हैं या और कुछ शंका है आपकी? नहीं, इसी में ये आएगा सम्यक के सर्वघाती स्पर्धों का उपशम। अच्छा देखिए प्रश्न पहला, सम्यक तो प्रकृति, हाँ सम्यक तो प्रकृति, ये किस प्रकार की प्रकृति है? देशघाती या सर्वघाती प्रकृति? प्रकृति पूछ रहा हूं फिर से। सर्वघाती। कैसे? सर्वघाती तो कैसे और देशघाती तो कैसे? अरे फाउंडेशन फिर से थोड़ा वीक होते जा रहा है। अभी एक 40 दिन ही हुए चर्चा किए, भूल मत जाना। देशघाती प्रकृति है वो, सम्यक तो प्रकृति एक देशघाती प्रकृति है। क्यों? क्योंकि उसमें दोनों प्रकार के स्पर्धक पाए जाते हैं, सर्वघाती स्पर्धक भी और देशघाती स्पर्धक भी। जबकि सर्वघाती प्रकृति में सिर्फ सर्वघाती स्पर्धक ही पाए जाते हैं, ठीक है। देशघाती प्रकृति की बात करें, सम्यक तो प्रकृति की, तो उसका उपशम मतलब उसका जो सर्वघाती स्पर्धकों का हिस्सा है ना, उस रूप उपशमित रहना। देशघाती रूप से तो उदय में आ ही रहा है, बस ये अर्थ कहना चाह रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। चलिए, अगर आपको अब नहीं समझ में आ रहा है तो आप रिकॉर्डिंग रेफर कीजिएगा, उसमें आप बार बार सुनेंगे तो आपको समझ में आ ही जाएगा। अब थोड़ा अपन को आगे बढ़ना है। छंद नंबर 45, 46, 47 3 छंद है, एक साथ पढ़ेंगे। वेदक सम्यक्तों के 4 भेद बता रहे हैं। जहाँ चारि पर किति खिपहि, द्वय उपसमैक वेद, छय उपसम वेदक दशा, तासु प्रथम यह भेद। पंच खिपैक उपसमय, इक वेद जिह ठौर, सो छय उपसम वेद की, दशा द्वितीय यह और। 6 षट वेद एक जो, छायक वेदक सोई, षट उपसम एक प्रकृति वेद, उपसम वेदक होई। देखिए, वेदक सम्यक्तों के 4 भेद बता रहे हैं। यहाँ पर भी लगभग वही फंडा चलेगा, अच्छे से समझना। जहाँ 4 प्रकृतियों का क्षय, 2 का उपशम और 1 का उदय है, वह प्रथम क्षयोपशम वेदक सम्यक्त्व है। अब देखिए, थोड़ा इन्होंने अटपटा नाम दिया है, क्षयोपशम वेदक सम्यक्त्व। या तो क्षयोपशम कहते या तो वेदक कहते, नहीं, इन्होंने क्षयोपशम वेदक सम्यक्त्व ऐसा नाम देना प्रेफर किया है, अपनी अपेक्षा है। देखिए, 4 प्रकृतियों का क्षय, 2 का उपशम और 1 का उदय, ये अर्थ तो सिंपल, एकदम सिंपल तरीके से बताएंगे आप। बोलिए, 4 का क्षय, 2 का उपशम, 1 का उदय। अनंताबंदी 4 का 6, 2 मिथ्यात्व और मिश्र का उपशम और 1 समय प्रकृति का उदय। थोड़ा सा अच्छे से बताएंगे, मतलब बताया तो सही है बट अर्थ सही बताना है आपको। 4 प्रकृतियों का क्षय मतलब उदयाभावी क्षय, ऐसा बोलिए। 2 का उपशम, हाँ 2 का उपशम मतलब सदवस्था रूप उपशम, और 1 का उदय
उदय तो उदय ही है, ठीक है। तो इस प्रकार से बोलिए। अब दूसरी अपेक्षा, 5 प्रकृतियों का क्षय, एक का उपशम और एक का उदय, वह द्वितीय क्षय उपशम वेदक सम्यक्त्व है। 4 भेद बता रहे हैं, तो द्वितीय दूसरा कौन सा? दूसरा है 5 प्रकृतियों का क्षय। पहला 5 प्रकृतियों का क्षय, अनंतानुबंधी की 4, महामिथ्यात्व 1, इस प्रकार 5 का उदय भावी क्षय, सम्यक मिथ्यात्व का सदवस्था रूप उपशम और सम्यक तो प्रकृति का उदय। ये देखिए वेदक सम्यक्त्व के टॉपिक में एक बात आप आंख मीच करके ले लेंगे, सम्यक तो प्रकृति का तो उदय पाया ही जाएगा। ये बात आपको कॉमन मिलेगी हर बात में, ठीक है। अब तीसरा भेद, 6 प्रकृतियों का क्षय और एक का उपशम, सो क्षायिक वेदक सम्यक्त्व है। ये नाम थोड़ा अटपटा दिया इन्होंने, क्षायिक वेदक सम्यक्त्व कहा है, ठीक है। ये क्षायिक किस अपेक्षा से कहा है? तो कह रहे हैं उदयाभावी क्षय की अपेक्षा से इन्होंने क्षायिक कह दिया। और जहां 6 प्रकृतियों का उपशम और एक का उदय है, वह उपशम वेदक सम्यक्त्व। आहा, अब यहां पर 6 का उपशम कह रहे हैं। 6 का उपशम मतलब क्या लेना? अब बोलिए, 6 का उपशम मतलब क्या लेना? बहुत बढ़िया, सदवस्था रूप उपशम लेना, ठीक है। अब आगे ये बोलिए बोलिए। प्रकृति कौन सी रहेगी इसमें? 6 प्रकृतियां कहीं ना, आंख मीच करके आपको अनंतानुबंधी की 4 और मिथ्यात्व सम्यक मिथ्यात्व लेना है। मेरा पूछने का मतलब है सर्वघाती या देशघाती? सर्वघाती होंगी ना? ये तो सारी, ये 6 प्रकृतियां तो सर्वघाती ही हैं। 7 प्रकृतियों में से 6 प्रकृतियां सर्वघाती है और एक सम्यक्त्व प्रकृति ये देशघाती है। ठीक है, चलिए। ये 4 अपेक्षाएं मैं आशा रखता हूँ सबको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो आपसे निवेदन है, आप रिकॉर्डिंग फिर से एक बार सुन लीजिएगा, क्योंकि थोड़ा सा भी मैं जल्दी में हूँ। एक टॉपिक अपन को पूरा करना है ताकि फिर अपन बचा हुआ टॉपिक भी कवर कर सके, ठीक है। आज का मेरा प्लान है इतने छंद तो पूरे करेंगे ही, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। मतलब कितने बचे हैं? 2 और 2, 4 छंद और पूरे करने हैं, फिर ही आज पूर्ण करेंगे। आगे बढ़ते हैं। 48 नंबर का छंद है, दोहा छंद है। यहाँ पर क्षायिक और उपशम सम्यक्तों की बात आ रही है। बहुत सिंपल है, और सॉरी, उनका स्वरूप न कहने का कारण, उनका स्वरूप क्यों नहीं कहा? देखिए, उपशम क्षाय उपशम क्षायक की दशा, पूर्व षट पद माहि, कहीं प्रकट अब पुनरुक्ति, कारण वरनी नाही। पुनरुक्ति ऊपर हम चर्चा करके ही आए हैं, क्षायिक सम्यक्त और उपशम सम्यक्त तो क्या है, अब पुनः उसको नहीं कह रहे हैं, पुनरुक्ति दोष हो जाएगा, ठीक है। अब 49 नंबर का छंद, 9 प्रकार के सम्यक्तों का विवरण। 6 उपशम वेदक खिपक, उपशम समकित चारी, 3 चारी कैक मिलत, सब नव भेद विचारी। अर्थ, क्षयोपशम सम्यक तो 3 प्रकार का, वेदक सम्यक तो 4 प्रकार का और उपशम सम्यक तो 1 तथा क्षयिक सम्यक तो 1। इस प्रकार सम्यक्तों के मूल भेद 4 और उत्तर भेद 9 है। मूल 4 भेद कौन से कह रहे हैं? सम्यक्तों के 4 मूल भेद कौन से? पंडित बनारसी दास जी की अपेक्षा क्षयिक, औपशमिक, क्षयोपशमिक और वेदक, ये 4 अपेक्षाएं हैं पंडित बनारसी दास जी की अपेक्षा। 50 नंबर का छंद पढ़ेंगे अभी। 16वां छंद है, अबनिह चय व्यवहार, अरुसामान्य विशेष विधि, कहो चारि प्रकार, रचना समकित भूमि की। क्या कह रहे हैं? सम्यक्त्व सत्ता की निश्चय
व्यवहार, सामान्य और विशेष, ऐसी 4 विधि कही है। मतलब सम्यक्तों के 4 प्रकार यहाँ से और बता रहे हैं। पहले 4 प्रकार अपन ने अलग देखे, अब 4 प्रकार और अलग बता रहे हैं। ठीक है, अपेक्षा चेंज होते जाइए। 4 प्रकार कौन से बताएंगे? निश्चय सम्यक्त्व, व्यवहार सम्यक्त्व, सामान्य सम्यक्त्व और विशेष सम्यक्त्व। ऐसे 4 प्रकार के सम्यक्त्व यहाँ पर बताने जा रहे हैं। 51 नंबर का छंद पढ़ेंगे, सवैया 31 में लिखा हुआ है। मिथ्यामति घंटी भेदी जगी निर्मल ज्योति, जोग सो अतीत सो तो निहचे प्रमाणीय, वह द्वंद दशा सो कहावे जोग मुद्रा धरे, मति श्रुत ज्ञान भेद व्यवहार मानिए, चेतना चिहन पहिचानी आपा पर वेदे, पौरुष अलख ताते सामान्य बखानिए, कर भेदा भेद को विचार विस्तार रूप, हेय गेय उपादेय सो विशेष जानिए। क्या कह रहे हैं? मिथ्यामति घंटी भेद जगी निर्मल ज्योति, जोग सो अतीत सो तो निहचे प्रमाणी। निश्चय सम्यक्तों को किसको जानना? मिथ्यात्व के नष्ट होने से मन वचन काय के अगोचर जो आत्मा की निर्विकार श्रद्धान की ज्योति प्रकाशित होती है, उसे निश्चय सम्यक्त्व जानना चाहिए। 6 ढाला की पंक्ति बताइए इसके लिए। इस छंद के इस पंक्ति के पोषक 6 ढाला की पंक्ति बोलिए। पर द्रव्यंत भिन्न आप में रुचि सम्यक्त्व भला है, ये बात आ रही है। ठीक है, आगे वह द्वंद दशा सो, वो एक शब्द क्या है मेरे यहाँ पर थोड़ा मिसप्रिंट दिख रहा है। वह के आगे क्या है? सॉरी, द्वंद दशा या दुहंद है? अच्छा, क्योंकि हम मेरे यहाँ पे ना थोड़ा सा मिसप्रिंट जैसा है, इसलिए मैंने आपको पूछ लिया। ठीक है, वह द्वंद दशासो कहावे जोग मुद्रा धरे, मति श्रुत ज्ञान भेद व्यवहार मानिए, जिसमें योग, मुद्रा, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान आदि के विकल्प हैं, वह व्यवहार सम्यक्त्व जानना। अब 6 ढाला व्यवहार सम्यक्त्व को कैसे डिफाइन करता है? बोलिए, 6 ढाला व्यवहार सम्यक्त्व को कैसे डिफाइन करता है? सात तत्वों का श्रद्धान सो सम्यक्त्व, इस प्रकार से 6 ढाला अपेक्षा रखता है। ओके, यहाँ पर इन्होंने थोड़ी अलग अपेक्षा रखी है, वहाँ पर अलग अपेक्षा है। ठीक है, चेतना चिहन पहिचानी आपा पर वेदे, पौरुष अलख ताते सामान्य बखानी। कह रहे हैं ज्ञान की अल्प शक्ति के कारण मात्र चेतना चिन्ह के धारक आत्मा को पहचान कर निज और पर के स्वरूप का जानना सो सामान्य सम्यक्त्व है, और हे गे उपादेय के भेदा भेद को विस्तार कर रूप से समझना सो विशेष सम्यक्त्व है। सामान्य सम्यक्त्व किसको कह रहे हैं? कह रहे हैं सिर्फ मैं स्व हूँ, बाकी पर है। स्व स्वरूप होता है, पर रूप नहीं होता, और पर रूप होता है, पर स्वरूप नहीं होता। ऐसा उसको सिर्फ भावात्मक ज्ञान है, उस भावात्मक ज्ञान के बल पर उसको सम्यक्त्व हुआ, तो कहेंगे ये सामान्य सम्यक्त्व। क्यों? उसने आत्मा के बारे में सिर्फ सामान्य चीजें जानी है, बाकी केस में ऐसा नहीं है। विशेष सम्यक्त्व मतलब कैसे? ये हेय है, ये गेय है, ये उपादेय है, इसमें से मुझे उपादेय को चयन करना चाहिए। उपादेय में भी पूर्ण उपादेय का सहारा लेना चाहिए, एक देश उपादेय की यहाँ कोई बात नहीं चल रही है। मतलब संवर निर्जरा को नहीं कह रहे हैं, संवर निर्जरा के आगे मोक्ष की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा हे गे उपादेय रूप से विचार करना सो विशेष सम्यक्त्व जानना। ठीक है, बोलिए, कुछ प्रश्न हो अब जरूर पूछ सकते हैं।
नहीं तो अभी अपन जिनवाणी स्तुति करेंगे और रुक जाएंगे। नहीं है ना, चलिए रुकते हैं, अपन जिनवाणी स्तुति करेंगे। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार है। इसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार है।